ये लगातार दर लगातार हो क्या रहा है? ये अचानक एक दिन खबर आती है कि सब कुछ भस्म हो गया। ये फौजी हथियार, एक सेल्फ लोडिंग राइफल लेके प्रोटेस्टर सड़क के बीच में क्या कर रहा है? कौन लोग हैं ये? और सिर्फ भारत के इर्द गिर्द नहीं, थोड़ा सा नियर नेबर्स पे भी जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि ये सारा का सारा एक डिजाइन के तहत हो रहा है। एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ अ सर्टेन डिजाइन। ये कौन है जो प्लान कर रहा है यार? ये सब अपने आप तो कुछ भी नहीं होता। सब ठीक चल रहा है नेपाल में, सब ठीक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अचानक एक दिन खबर आती है कि सब कुछ भस्म हो गया। कल से चल रहा है नेपाल नेपाल नेपाल, और सब लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि यार अचानक हुआ क्या नेपाल में? सब कुछ ठीक था। लोगों ने बोला कि साहब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह आपने बैन कर दिया तो लड़के सड़क पे आ गए, कह रहे हैं बड़ी परेशानी है, हमारा काम धंधा रुक गया। तो सरकार ने बोला ठीक है। जब थोड़ी गोलीबारी हुई तो सरकार ने बोला ठीक है, हम रोक देते। रुकने के बाद फिर क्यों हुआ है? मंत्रियों को मारना, किसी की बीवी को जला देना, और प्रधानमंत्री घर पे हमला, राष्ट्रपति भवन पे हमला, हर जगह हमला। दोस्तों, आज हम ये डिकोड करते हैं कि हुआ क्या है। ये लगातार दर लगातार हो क्या रहा है ये? और सिर्फ भारत के इर्द गिर्द नहीं, थोड़ा सा नियर नेबर्स पे भी जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि ये सारा का सारा एक डिजाइन के तहत हो रहा है। एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ अ सर्टेन डिजाइन। ये कौन है जो प्लान कर रहा है यार? ये सब अपने आप तो कुछ भी नहीं होता। सब ठीक चल रहा है नेपाल में, सब ठीक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अचानक एक दिन खबर आती है कि सब कुछ भस्म हो गया। कुछ घंटों में खत्म हो गया खेल, कुछ घंटों में। ऐसा नहीं कि बहुत समय लगा, क्योंकि वो जो 19 लोग मारे गए थे पुलिस की फायरिंग में, 19 लोग मारे गए थे, उसके बाद सब कुछ शांत हो गया था। अचानक फिर भीड़ क्यों भड़की? किसने भड़काया? और आखिर हो क्या रहा है अब नेपाल में? और पूरा अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वहां पे खेला क्या चल रहा है? आज का वीडियो इसी खेले के नाम। भारत में दोस्तों कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि नेपाल में एक रेवोल्यूशन आ गई, एक क्रांति। कोई क्रांति वांति नहीं आई। सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, कोई क्रांति नहीं आई। ये गलत फहमी मत पालना अपने दिमाग में। भारत में कई लोग हैं ना लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के, ओ क्रांति आ गई साहब, ये कुछ नहीं आया, कख नहीं हुआ। यहां पे एक प्रॉपर रेजिम चेंज ऑपरेशन हुआ है नेपाल के अंदर, एक तख्ता पलट साजिश के तहत हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है, दैट इज नॉट फॉर मी टू से। हो गया। Ex Nepal PM's wife burnt alive as protesters set his house on fire. This is an SLR. ये एक 7.62 mm SLR है। ये SLR को लेके ये कर क्या रहा है ये बंदा यहां पे? I am not able to understand. ये किसने इसके हाथ में दी? और ये मास्क भी है, इसने नकाब भी पहना है। देखिए, इसने काला नकाब पहना है जो ऊपर आधा नंगा है। ये ही इज होल्डिंग एन SLR। ये देखिए साहब, ये जो है ये राइफल, ये राइफल, ये SLR आ कहां से रही है? ये कोई ऐसे सिविलियंस को इशू तो नहीं होती ना हथियार की, आप चलो ठीक है लाइसेंस, एक SLR का लाइसेंस ले लो। दीज आर मिलिट्री वेपन्स। अभी इंडियन आर्मी ने फेज आउट कर दी, फिर इंसास आ गई है, इंडियन आर्मी AK-203 ला रही है। लेकिन बॉस, ये तो SLR लेके घूम रहे हैं खुले सड़क पे काठमांडू के। ये कौन कह रहा है उनको ये सब करो? ये हथियार कहां से आ रहे हैं? कौन लोग हैं ये जो फौजी हथियार लेके काठमांडू की सड़कों पे टहल रहे हैं? सोचने वाली बात है। कोई फौजी आपको बता देगा इस वेपन को देख के, एनी फौजी विल टेल यू, ये सेल्फ लोडिंग राइफल्स लेके घूम रहे हैं सब। अब दोस्तों, जो पूरी भीड़ है ना, जो सड़क पे बातचीत चल रही है नेपाल में, दो लोगों को लेकर चल रही है कि तख्ता पलट हो गया, KP शर्मा ओली गायब हो गया। यह भी रूमर आया कि KP शर्मा ओली ने यह बोला था भारत को कि मुझे आने दो। ऐसा चल रहा है सोशल मीडिया पे कि KP शर्मा ओली ने बोला भारत को आना, भारत ने मना कर दिया कि गेट आउट। यही था जिसको बड़ी खुजली हो रही थी KP शर्मा ओली को। चाइना का खास पपलू KP शर्मा ओली, ठीक है, KP शर्मा ओली खास पपलू चीन का। अब ये चाइना क्यों नहीं गया? ये चाइना क्यों नहीं? ये कह रहा मुझे इंडिया में शरण दे दो। ऐसा सोशल मीडिया में चल रहा है, और ये पता लग रहा है कि हो ना हो, ये कंफर्म नहीं है, हो ना हो दुबई चला गया हो ये। दोस्तों, द मैन हु कुड बी नेक्स्ट PM, जर्नलिस्ट टर्न्ड पॉलिटिशियन, लामिछाने फ्रीड फ्रॉम जेल बाय प्रोटेस्टर्स। दोस्तों, ये देखिए पूरा भारत का नक्शा है, और भारत के जितने भी नेबर्स हैं वो भी इस नक्शे में शामिल है। और ये नक्शा मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि किस तरीके से जो ग्रेट पावर्स हैं वर्ल्ड के, जो सुपर पावर्स हैं वर्ल्ड के, किस तरीके से गेम खेलते हैं देशों के धीरे 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 इनको कमजोर करने के लिए, गेम खेलते हैं। और मेन मकसद है कि इंडिया पे आप किस तरीके से, या इंडिया को आप कमजोर कर दें,
इंडिया के ऊपर आप काबिज होने की कोशिश करें, जो कि कभी नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश इनकी पूरी है। जो आप छोटे छोटे देशों पे आप प्रेशर डाल रहे हैं, आपका मेन एम क्या है? मेन एम ये है कि यार फिर जो भारत है ना, दैट इज द बिगेस्ट प्राइज। अब ये मैं आपको टाइमलाइन से बताता हूं क्या हुआ है, ठीक है जी। पाकिस्तान रेजिम चेंज ऑपरेशन, सबको पता है रेजिम चेंज ऑपरेशन के बारे में, जो पाकिस्तान में 10 अप्रैल 2022 नो कॉन्फिडेंस मोशन। यहां पे फौज तख्ता पलट नहीं करती, लेकिन फौज ही तख्ता पलट करती है। यहां पे कोई सड़क पर टैंक नहीं आ जाते, कोई फायरिंग नहीं होती, लोगों का खून नहीं बहता, लेकिन फौज कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को यह बोलती है कि तुम जो इमरान खान को सपोर्ट करते हो, तुम अपना सपोर्ट हटा लो, सपोर्ट हटा लो। वो पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि उनका वजूद ही फौज के आशीर्वाद से है, वो सपोर्ट हटा लेते हैं, इमरान खान की सरकार गिर जाती है। इमरान खान के ऊपर केस पे केस फाइल करे जाते हैं और 9 मई 2022 को इमरान खान को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद वहां पे अफरा तफरी मचती है, लाहौर कोर कमांडर का घर, GHQ रावलपिंडी, हर जगह हमले होते हैं और पाकिस्तान में एक गृह युद्ध यानी कि एक सिविल वॉर जैसी हालात शुरू हो जाती है, जो कि बाद में अंडर कंट्रोल आ जाती है। इमरान खान को क्यों हटाया जाता है दोस्तों? इमरान खान को इसलिए हटाया जाता है क्योंकि इमरान खान ने अमेरिकन को बोला था कि मैं तुम्हें बेस नहीं दूंगा। और एक टर्किश टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू के दौरान जब एंकर इमरान खान से यह पूछता है कि खान साहब, क्या आप अमेरिकन को बेस देंगे? अगर वो आपसे ड्रोन का बेस मांगते हैं या कोई मिलिट्री बेस मांगते हैं, क्या आप उनको बेस देंगे? इमरान खान कहता है एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद पाकिस्तान का गेम ओवर। यहां पे अगर आप जाएंगे इस तरफ, इधर ये आपको दिखेगा ईरान। यहां पे ईरान के साथ अब चाइना इज ऑल्सो ट्राइंग कि ईरान के साथ सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। $400 अरब के ईरान और चाइना के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU, और 90% ईरान का तेल चाइना खरीदता है दोस्तों। चाइना चाहता है कि ठीक है, तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर रखा है ना, अमेरिका ने तुम्हारे ऊपर सैंक्शन डाल रखा है, डोंट वरी, हम है ना, वी आर देयर फॉर यू। ये इनके साथ रिलेशनशिप। तो भारत को आप देखेंगे, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो, यहां पे मालदीव्स, ये श्रीलंका, यहां पे म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, पूरे भारत को इस तरीके से घेर रखा है, कभी अमेरिका ने, कभी चाइना ने। तो दोस्तों ये गेम चल रहा है। दोस्तों कई लोगों ने ये पूछा, जब मैंने कल बोला था ना कि इंडिया के साथ भी हुआ था, तो कोई एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए। दोस्तों एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ठीक है ना। शर्जील इमाम याद है? कोर्ट ने जिसकी रिहाई नहीं करी तो लोग बड़ी छातियां पीट रहे थे कि यार कोर्ट ने गलत कर दिया, और काफी मशहूर लॉयर जो कि पॉलिटिशियन है वो कह रहे हैं हम इसका केस लड़ेंगे, ये लड़ेंगे। ये देखे साहब, दिस इज चिकन्स नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। शर्जील इमाम का क्या डायलॉग था, ये भी सुन लीजिए आप। पहले भी दर्ज कर चुका हूं, 5 लाख लोग हमारे पास हों ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे। इतना मवाद डालो, इतना मवाद डालो, अपने लोगों को बोलो कि यहां पे लेट जाएं, अपने लोगों को बोलो कि पूरा इलाका कवर कर लें, ताकि जब इंडियन आर्मी यहां से, क्योंकि इंडियन आर्मी का यही रास्ता है जाने का, जब इंडियन आर्मी यहां से जाए तो इंडियन आर्मी यहां से रुक जाए और जा ही ना पाए, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश है और दूसरी तरफ नेपाल है। यानी कि भारत की सेना को अगर भारत के रास्ते, भारत के और इलाके में जाना है तो ना जा पाए। यहां पे शर्जील इमाम जैसे लोग इतना मवाद डालेंगे कि आपका मूवमेंट बंद हो जाएगा।